एवरीवन, आज की कड़ी में हम हार्ट चक्रा यानी अनाहत चक्रा के बारे में जानेंगे। अब तक हमारी चक्रा जर्नी में हमने रूट चक्र के साथ दुनिया में सेफ्टी और ट्रस्ट की भावना विकसित की, स्वादिष्ठान में अपनी भावनाओं की खोज की और मणिपुर चक्र में खुद को इंडिविजुअल के रूप में स्थापित किया। हमारा हृदय चक्र या अनाहत प्रेम पर आधारित है। कहा जाता है लव इज द प्राइमल ग्लू ऑफ द यूनिवर्स। प्रेम ही है जो हमें इस ब्रह्मांड से जोड़े रखता है। हार्ट चक्रा लोअर 3 चक्रा और अपर 3 चक्रा के बीच एक पुल या मध्य बिंदु के रूप में कार्य करता है। 3 निचले चक्र दुनिया और खुद से हमारे रिलेशन से संबंधित है, अर्थात फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारे दुनिया को देखने के बारे में है और स्वयं के बारे में ओपिनियन भी शामिल है। शेष 4 चक्र 4th, 5th, 6th, 7th ईश्वर और दूसरों से हमारे संबंध के तरीके से संबंधित है। ये चक्र छाती के केंद्र में स्थित है और हरे रंग का होता है और वायु तत्व से जुड़ा है। ये अनकंडीशनल लव, कंपैशन और एम्पैथी का चक्र है। इस चक्र से हमारी दूसरों से प्यार करने और उनसे इंटीमेट होने और आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ने की क्षमता है। ये परिवार, दोस्तों और पार्टनर्स के साथ हमारे संबंधों को आकार देता है और इस चक्र का डीमन ग्रीफ है यानी दुख है। 2 प्रकार के रिश्तों के डायनेमिक्स से इस चक्र के बैलेंस की जांच कर सकते हैं। हमारा स्वयं के साथ रिश्ता और वो रिश्ते जो हम दूसरों के साथ बनाते हैं। ये एक आम कहावत है कि व्यक्ति को दूसरों से प्यार करने से पहले स्वयं से प्यार करना चाहिए और इस चक्र के लिए ये सत्य है। दूसरों से प्यार करने और कंपैशन महसूस करने में सक्षम होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर ये भावनाएं अपने स्वयं के लिए होनी चाहिए। हार्ट चक्रा 4 से 7 साल के बीच विकसित होता है। इस समय के दौरान हम अपने लिए प्रकट किए गए प्रेम को लेते हैं, नीचे चक्रों में ले जाकर और इसे अन्य लोगों पर लागू करना सीखते हैं। इस चक्र का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे प्यार करते हैं और स्वीकार करते हैं। 4 वर्ष तक बच्चे अधिकतर अपने माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स के साथ ही रहते हैं। जब बच्चा स्कूल में जाता है तब भी उसका प्राथमिक रिश्ता माता पिता के साथ ही होता है, पर इस समय जब चक्र विकसित हो रहा होता है, बच्चे अपने रिलेशंस में अनेक लोगों के संपर्क में आते हैं, अपने साइकी में अनुभवों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और जैसे बच्चे ने प्रेम प्राप्त किया था, प्यार को वैसा ही देना सीखते हैं। बचपन में 4थे चक्र का विकास हमारी सोशल आइडेंटिटी के गठन का प्रतीक है, जिसे पर्सोना भी कहा जाता है। ये स्वयं का वो पहलू है जिसे हम प्यार जीतने, सोशल अप्रूवल प्राप्त करने और बड़ी दुनिया में साथ रहने के लिए बनाते हैं। क्या बचपन में हमने बेघर व्यक्ति को पैसे देते हुए देखा है या उनका जजमेंट और क्रिटिसाइज करते हुए देखा है? क्या हमारे घर में सेल्फ केयर को बढ़ावा दिया गया था या इसे एक टाइम वेस्ट के रूप में देखा गया था? बड़े होते हुए हमने किस प्रकार के रिश्ते देखे? क्या हमारा परिवार एकजुट और सहयोगी था या तनाव और अलगाव में था? यहाँ भी हमारा वातावरण मुख्य भूमिका निभाता है। यदि प्रेम में परवरिश हुई तो व्यक्ति बैलेंस चक्रा का होता है। वो कंपैशनेट, लविंग, एम्पैथेटिक, सेल्फ लविंग, पीसफुल, बैलेंस्ड और गुड इम्यून सिस्टम वाला और परोपकारी होता है। जब इस चक्र में ऊर्जा कम हो जाती है तो डेफिशिएंसी के कारण व्यक्ति असामाजिक, अलग-थलग, क्रिटिकल, जजमेंटल, स्वयं के या दूसरों के प्रति इंटॉलरेंट, अकेलापन, अलगाव, डिप्रेशन, इंटीमेसी का डर, रिश्तों का डर, एम्पैथी का अभाव, आत्ममुग्धता यानी कि नार्सिसिज्म से ग्रसित हो जाता है। जब डिवोर्स, ब्रेकअप, रिजेक्शन या विश्वासघात होता है तब ये चक्रा ब्लॉक हो जाता है और इसमें डेफिशिएंसी आ जाती है। एक्सेस, हमें लगेगा कि प्यार और एक्सेस, पर हृदय चक्र में एक्सेस वास्तविक प्रेम की अधिकता नहीं है बल्कि अपनी जरूरतों के लिए प्रेम का अत्यधिक उपयोग है। अत्यधिक
प्रेम को निरंतर आश्वासन की आवश्यकता होती है। वो दूसरे की स्वतंत्रता को बरकरार नहीं रखता है कि वे कौन है। ये प्यार ही है जिसका उपयोग एक ड्रग की तरह किया जाता है और वो डिमांडिंग और पॉसेसिव हो जाता है। प्यार एक जुनून बन जाता है जिसमें बिलीव्ड एक अलग अस्तित्व के बजाय उसका ही एक विस्तार होता है। क्लिंगिंग जेलसी होती है और जेलसी इनसिक्योरिटी का प्रोजेक्शन है। कोडिपेंडेंसी भी आम होता है। इसका अर्थ है एक्सेस में केयर टेकिंग करना, जिसे बच्चे के बड़े हो जाने के बाद भी माँ अपने बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, पर वो प्यार नहीं है, वो इंटरफियरेंस है और कोडिपेंडेंसी है। एक्सेस वाले व्यक्ति पुअर बाउंड्रीज रखते हैं और ओवर सैक्रिफाइसिंग होते हैं, अर्थात प्रेम के लिए वे कुर्बान भी होने को तैयार हो जाते हैं। इस चक्र से रिलेटेड डिजीज हैं हार्ट, लंग्स, थाइमस, ब्रेस्ट, आर्म संबंधित परेशानियां, सांसों का छोटा होना, चेस्ट का सिकुड़ जाना, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, अस्थमा, इम्यून सिस्टम का कम होना, शोल्डर्स और चेस्ट में पेन। इस चक्र के असंतुलन के बहुत सारे कारण हैं, पर याद रखिए कि चक्र आजीवन विकसित या बिगड़ते रहते हैं, पर चक्र के विकास की नींव बचपन में ही रखी जाती है। इस चक्र के असंतुलन में हमारे रिश्ते मुख्य भूमिका निभाते हैं, इसीलिए बड़े होने के बाद भी इस चक्र का अनबैलेंस होना बहुत ही कॉमन होता है। इसके मुख्य कारण रिजेक्शन, अबैंडनमेंट, लॉस, शेमिंग, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, अपने निचले तीनों चक्र में से किसी भी चक्र में दुर्व्यवहार, अनएक्नॉलेज्ड ग्रीफ यानी कि उपेक्षित दुख, जिसमें हमारे पेरेंट्स के भी दुख शामिल है। हो सकता है कि पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया हो या किसी लव्ड वंस की डेथ हो गई हो, और जो बच्चा प्यार से वंचित रहता है वो भी इस चक्र के असंतुलन को बनाता है। कंडीशनल लव, बच्चों को सुधारने के नाम पर सबसे ज्यादा अत्याचार माता पिता करते हैं। कभी कभी वास्तव में प्रेम का मजाक करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेम की पूर्ण अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि हेल्दी लव की अनुपस्थिति है। जब बच्चे अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते तो पेरेंट्स उनको दंड देते हैं, मारते हैं, डांटते हैं, सबके सामने अपमान करते हैं और फिर कहते हैं कि बेटा मुझे भी बुरा लगा, पर क्या करूं, मैं तुमसे प्यार करती हूं, इसीलिए तुम्हारा भला चाहती हूं। अज्ञानता में ये सब किया जाता है, पर बच्चे का कोमल हृदय आहत हो जाता है और इससे वो प्रेम लेना और देना सही तरीके से नहीं सीख पाता। ये कंडीशनल लव हम ही बच्चों को सिखाते हैं कि जो हमारे अनुसार नहीं है वो स्वीकार या प्रेम के लायक नहीं है। धीरे धीरे बच्चे स्वयं को एक दूसरे से अलग, प्रकृति से अलग और परमात्मा से अलग दिखते हैं। वे बड़े होकर फ्रेंड या पार्टनर से कंडीशनल लव ही करेंगे और सामने वाला जब उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करेगा तो वे उसे रिजेक्ट कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन, बच्चे नकल करके रिश्तों को आत्मसात करते हैं। जिस बच्चे को अक्सर डांटा जाता है उसे आपने अपनी गुड़िया या सबसे अच्छे दोस्त को डांटते हुए सुना होगा। आइडेंटिफिकेशन वो है जहां बच्चा बड़ों के विश्वासों, दृष्टिकोणों, मूल्यों और व्यवहारों को अपनाता है और फिर इन दृष्टिकोणों को अपने रिश्तों में ले जाता है। यह सचमुच दुखदाई होता है जब बच्चा जिस पर विश्वास और प्यार करता है वो जब उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उसके पास प्यार न करने का कोई विकल्प भी नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स के दृष्टिकोण को ही अपना लेता है, अपना मूल्यांकन उनके दृष्टिकोण से कर लेता है। दुर्व्यवहार उसे अप्रिय महसूस कराता है, गिल्टी, शेम बढ़ती है और वो अपने लिए ही एक वस्तु बन जाता है और सेल्फ रिजेक्शन शुरू कर देता है। पर जब बड़ा हो जाता है तब उसके पास विकल्प होते हैं, इसीलिए जो भी उसके अनुरूप नहीं बैठते उन फ्रेंड्स या बिलीव्ड को वो रिजेक्ट कर देता है। हार्विले हेंड्रिक्स ने अपनी पुस्तक गेटिंग द लव यू वांट में माँ और पिता के साथ आंतरिक संबंध को इमागो कहा है। इमागो उन लोगों की समग्र तस्वीर है जिन्होंने आपको कम उम्र में सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। ये हमारे रिएक्शन, एटीट्यूड, बिहेवियर को प्रोग्राम करता है और पर्सनालिटी का हिस्सा बनता है। वन साइडेड डेवलपमेंट, जब मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी समान रूप से विकसित होते हैं तो हमारे रिश्तों में स्थिरता, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फ्रीडम होता है। बचपन में लड़के को रोने के लिए डांट दिया जाता है कि लड़के नहीं रोया करते।
लड़की को हमेशा नाइस रहने के लिए कहा जाता है, तब भीतर की एनर्जी टूट जाती है और रिप्रेस हो जाती है। बहुत सी मान्यताएं हमारे सांस्कृतिक, हमारे कल्चर से निर्धारित होती हैं। जैसे पुरुष को लगता है कि उसे इंडिपेंडेंट, टफ, सक्सेसफुल, अनइमोशनल होना चाहिए। जो पुरुष अपनी फेमिनिन एनर्जी को दबा लेता है, वो दूसरे पुरुषों में इस एनर्जी को देखकर घृणा करेगा, उसे टोकेगा कि क्या तुम औरतों के समान इमोशनल हो गए हो, जबकि वो पत्नी में वही चाहेगा। वो पत्नी का पौरुष एनर्जी नहीं पसंद करेगा। स्त्री जो अपने पुरुष प्रकृति को अस्वीकार करती है, वो अपने पार्टनर में वही ढूंढेगी। जो महिलाएं दावा करती हैं कि वे एक अच्छा लड़का चाहती हैं, और जब लड़का अपने इमोशंस या अपनी नरमी को दिखाता है तो उसे अस्वीकार कर देती हैं, वो लड़का अपनी फेमिनिन एनर्जी का परिचय दे रहा है। सभी लोगों में फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी का संतुलन नहीं है, इसीलिए ऐसे असंतुलन के कारण हमारे साथी कभी भी कुछ चीजें सही ढंग से नहीं कर पाते तो हम जल्दी उनकी आलोचना करने लगते हैं और शिकायत करने लगते हैं, काश तुम ऐसा करते, यदि आपने ऐसा नहीं किया होता। ये सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस भी रिश्तों को तनावपूर्ण बनाती है और चक्रा को डैमेज करती है। इंटीमेट रिलेशनशिप में दरार, ये प्रेम का जादू है जो हमारे वाइडर कॉन्शियसनेस का मार्ग खोलता है। इंटीमेसी उसी एक्सप्रेशन की नींव है। दूसरे से प्यार होने से हमारा स्वयं का अनुभव बढ़ता है। अचानक हम अपनी दिव्यता, अपनी यूनिकनेस की एक झलक पाते हैं। पर जब विश्वासघात होता है, जब प्यार में रिजेक्शन मिलता है, तो हमारे सबसे कमजोर स्थान, हमारे मूल विश्वास पर एक घाव खुल जाता है। इस समय लवर से, अपने प्रेमी से ओवर आइडेंटिफिकेशन तोड़ना बहुत जरूरी है, वरना वो घाव हमेशा कैरी करते रहेंगे। हर दुख के पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है, या तो ये बैलेंसिंग ऑफ कर्मा है, या ये आपकी वाइब्रेशन ने ही उसे अट्रैक्ट किया है। ये चीज को समझना और लेट गो करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। जब प्यार कम हो जाता है तो वापस अतीत में चले जाते हैं। ये लॉस इनसिक्योरिटी में ले जाता है और दर्द का दुख हमेशा जारी रहता है। ये हार्ट चक्रा को ब्लॉक करता है। लैक ऑफ सेल्फ लव, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है, टू लव वन सेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ए लाइफ लॉन्ग रोमांस। हृदय चक्र में सबसे आम रुकावट सेल्फ लव की कमी है। यदि हम स्वयं से दूर हैं, तो हम दूसरों के साथ इंटीमेसी कैसे रख सकते हैं? जब हम शर्म और आलोचना में डूबे हुए हैं, तो हम दूसरों तक कैसे पहुंच सकते हैं? यदि हमारे भीतर कोई संतुलन नहीं है, तो हम अपने और दूसरों के बीच संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? यदि हम स्वयं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो हम दूसरे के साथ सम्मान पूर्वक कैसे व्यवहार कर सकते हैं? यही व्यक्ति को इनसिक्योर और क्लिंगिंग पॉजिटिवनेस की तरफ ले जाती है, क्योंकि अंदर के शिशु को किसी भी कीमत पर अटेंशन और प्यार चाहिए, जबकि यही रिश्तों में घुटन भी पैदा करता है। जब हमारा साथी दूर जा रहा होता है तो आत्मा असुरक्षित हो जाती है, उसे पकड़ना चाहती है, और जब साथी क्लिंगिंग करता है यानी कि चिपक कर रहना चाहता है, तो आत्मा बेचैन और सीमित महसूस करती है। लोअर चक्रा के डीमन यानी कि शेम, गिल्ट, फियर भी हमें लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में बाधा पहुंचाते हैं, क्योंकि ऐसी भावनाएं होने पर हम लोगों से स्वयं को छिपा कर रखना चाहते हैं। कहीं कोई हमारी आलोचना न कर दे, हमें जज न करे, हमारी कमियां न दिख जाए, इसीलिए हम छुप कर रहना चाहते हैं। तो ये भावनाएं इस चक्रा को असंतुलित करती हैं। ग्रीफ, पेरेंट्स के डिवोर्स, डेथ या अलग होने पर, या विश्वासघात या रिजेक्शन से जब दुख मिलता है और जब दुख को नकार दिया जाता है, तो हम अपनी भावनाओं और अपनी जीवंतता के प्रति नम हो जाते हैं। हम कठोर और ठंडे और सबसे दूर हो जाते हैं। हम अंदर से मरा हुआ महसूस करते हैं। हालांकि जब दुख को स्वीकार किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो हमें दिल खोलने की एक महत्वपूर्ण कुंजी मिल जाती है। जब आंसू बहाए जाते हैं, सत्य व्यक्त किया जाता है, तो हृदय हल्का हो जाता है। पर अपने दुख के साथ लगातार बने रहना विनाशकारी होता है। जीवन परिवर्तनीय है। जीवन की इस सत्यता को समझकर आगे बढ़ना ही समझदारी है, वरना अपने दुख के कारण उन सभी को दुखी कर देंगे जो हमसे प्यार करते हैं। हीलिंग,
सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ लव। अपनी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हुए हम अपने भीतर के सूक्ष्म संबंधों का सम्मान करते हैं। हम प्रत्येक समग्र भाव की इंडिविजुअली का सम्मान करते हैं। वो भाग जो सफलता चाहता है, वो भाग जो डरता है, वो भाग जो कमिटमेंट चाहता है, वो भाग जो फ्रीडम चाहता है। इनर चाइल्ड, रिबेलियस टीनेजर, प्लीजर, पालन पोषण करने वाले हम माता पिता के रोल, बाकी सभी रोल्स जो हम जीवन में आगे बढ़ते हुए देखते रहते हैं, वे अलग अलग समय पर अलग अलग चीजें चाहते हैं या एक ही समय में अलग अलग चीजें भी चाहते हैं। इन आंतरिक संबंधों में समन्वय स्थापित करना सीखना ही सेल्फ लव का आंतरिक कार्य है और स्वयं को स्वीकारना कि जैसे हैं हम अच्छे हैं। जैसे जैसे आपका सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस बढ़ते जाएगा, आपका ये चक्र और मजबूत होता चला जाएगा। मेडिटेशन आपके सेल्फ लव को बढ़ाता है और सेल्फ लव सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि अपने मन और आत्मा को अभिव्यक्त करने से है। तभी आप पूर्ण महसूस करेंगे और भिक्षा पात्र लेकर दूसरे से प्रेम नहीं मांगेंगे। ओवरफ्लोइंग जब होगी तो अनकंडीशनल लव आप अपने रिश्तों में डालेंगे। रिश्ते अक्सर किसी मांग पर टिके होते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी हो, अप्रूवल हो, फिजिकल इमोशनल नीड हो, पर जब आप सेल्फ लव से भरे होंगे तो आपकी हर रिलेशनशिप प्रेम को देने और जीवन को सेलिब्रेट करने के लिए होगी। एग्जामिन assumptions अबाउट रिलेशनशिप। फैंटेसी बॉन्ड। पेरेंट्स बच्चे के साथ क्रूएलिटी करते हैं, मारते हैं, दूसरों के सामने अपमानित करते हैं और फिर कहते हैं आई लव यू बच्चा। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे एक स्ट्रेंज मैसेज मिलता है, उसे लगता है कि मेरी ही गलती है, मुझे ही सवाल नहीं करना चाहिए। वो मिसट्रीटमेंट यानी कि दुर्व्यवहार और दर्द को प्यार के ही समतुल्य मानने लग जाता है और इसे प्यार के रूप में स्वीकार करता है। बड़े होकर भी जब पार्टनर मिसबिहेव या हिंसा करता है तो लोग इसे प्रेम मान लेते हैं और बहाने करते हैं कि अब मैं नाराज होने का मौका नहीं दूंगी, स्वीकार कर लेते हैं, चाहे प्रेम का ये भ्रम ही हो। जॉन ब्रैडशॉ ने इसे फैंटेसी बॉन्ड कहा है। तो आप जांचिए कि आपका प्रेम क्या वाकई प्रेम था या एक फैंटेसी बॉन्ड था। सेल्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सेल्फ डिस्कवरी। स्वयं का मित्र होना केवल सेंटिमेंटल आइडिया या मेटाफर नहीं है बल्कि सभी रिश्तों का आधार है, क्योंकि ये सोल रिकॉग्निशन की नींव है। इसीलिए हमें अपने स्वयं को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, अपने हृदय में प्रवेश करना यानी कि सेल्फ एग्जामिनेशन करना, जिससे हम अपने पैटर्न को बदलें, कुछ नया करें। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अपने आप को विकसित करने के लिए सचेत ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि हम स्वयं को इंटीग्रेट कर सकें और कॉन्शियसली जी सकें। अगर आपके अधिकांश रिश्तों में खटास है तो आपको बिहेवियर पैटर्न बदलने की आवश्यकता है। ग्रीफ वर्क ये हमेशा लॉस पर आधारित होता है, विशेषकर हमारे लव्ड वंस के लॉस पर। हमारे उस हिस्से को पुनः प्राप्त करना महत्वपूर्ण है जो कि हमने खो दिया है, उनसे जुड़ा हुआ है। एक महिला जिसने छोटी बच्ची होने पर अपने पिता को खो दिया था, उसने साथ ही अपने भीतर के बच्चे को भी खो दिया होगा। जिस पति ने अपने पत्नी को खो दिया है वह अपना उस हिस्से को खो सकता है जो कोमल और खुला हुआ था, जीवन के प्रति प्लेफुल, सेक्सुअल, क्रिएटिव और एंथुसियास्टिक महसूस नहीं हो पाता जब इन गुणों को सामने वाला प्रेमी चला गया हो। हम किसी प्रिय वस्तु का नुकसान सहन कर सकते हैं लेकिन अपने महत्वपूर्ण हिस्सों, वाइटल पीसेस का नुकसान नहीं सहन कर सकते। याद रखना महत्वपूर्ण है कि दुख का उद्देश्य यह है कि जो चला गया है उसके प्रति हमारे अटैचमेंट को बढ़ाने के बजाय अंदर स्वयं के साथ संबंध पुनः प्राप्त करना है और आप अपने दुख के पीछे के उद्देश्य को समझ पाएंगे। कंपैशन, करुणा का मतलब ये नहीं कि हमें चीजों को ठीक करना है। अधिकांश समय हम ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन रिश्तों में मुंह मोड़ने के बजाय हम दूसरों पर कंपैशन कर सकते हैं। जैसे एक साथी करुणा चाहता है जबकि दूसरा इसे डिमांडिंग महसूस करता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक लेडी अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि आप ये महसूस करें कि पूरे दिन बच्चों के साथ अकेले रहना, काम करना मेरे लिए कितना कठिन है। हस्बैंड बहुत ही इम्पेशेंटली जवाब देगा, तो तुम
मुझसे क्या चाहती हो? अपनी नौकरी छोड़ दूं, घर बार संभालूं? वो वाइफ हर्ट हो जाती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, क्योंकि उसका मतलब ये नहीं था। वो एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग चाहती है, जरूरी नहीं कि कोई समाधान हो। वह पति से सुनना चाहती थी, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए कठिन है, मैं तुम्हारे काम की सराहना करता हूँ। मीठे और सांत्वना के शब्द पत्नी को जोशपूर्वक काम करने के लिए उत्प्रेरित कर सकते हैं। जब रिश्तों में हम कुछ ठीक नहीं कर सकते तो कंपैशन व्यक्त करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिर चाहे इंटीमेट हो या फ्रेंडशिप। फॉरगिवनेस, हम स्वयं की गलती न देखकर दूसरे को ब्लेम करते हैं और फॉरगिव नहीं कर पाते। हम पास में ही फ्रोजन रहते हैं, भविष्य में आगे बढ़ने में असमर्थ रहते हैं, खुद को ब्लेम करते रहते हैं, गिल्ट होते रहती है। तो सबसे पहले अपने आप को माफ करिए, अपने प्रति करुणा रखिए। लिस्ट बनाइए कि किन किन चीजों में आपने अपने आप को माफ नहीं किया था और उस समय आपका कौन सा रोल एक्टिव था। क्या वो प्रेम के लिए एक भूखा बच्चा था? क्या वो काम करते हुए थका हुआ व्यक्ति था? या वो रिजेक्टेड वाइफ थी? या एक निराश फ्रेंड था? आप सोचिए कि यदि कोई ऐसी गलती आपका बच्चा या आपका हस्बैंड करता तो आप उसे माफ कर देते, तो आप अपने स्वयं को क्यों नहीं माफ कर देते? अपने इनर चाइल्ड से बात करिए और आश्वासन दीजिए और उसे माफ कर दीजिए। स्वयं को माफ करने से ज्यादा मुश्किल दूसरे को माफ करना है, पर आप उसकी भी मनोदशा को समझिए। तो जो भी सामने वाले ने जैसा भी आपके साथ व्यवहार किया है, आप उसे माफ कर दीजिए। अगर माफ नहीं कर सकते तो कम से कम भूल जाइए। भूलने का अर्थ ये नहीं कि वो आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में से डिलीट हो जाएगी, वो मेमोरी में तो रहेगी, पर जब भी आपको याद आएगी उतनी पीड़ा और दर्द के साथ नहीं आएगी और ना ही आपके अंदर कोई भी उस व्यक्ति के लिए नकारात्मक भावना आएगी। तो गुड टू फॉरगिव एंड बेस्ट टू फॉरगेट। लव मस्ट बी विल्ड एंड क्रिएटेड। प्यार एक एहसास है, हाँ, लेकिन एक एहसास जो एक्शन से पैदा होता है। प्यार एक दैनिक, यहाँ तक कि हर घंटे अपने और दूसरों के प्रति प्रेमपूर्ण और केयरिंग वाला व्यवहार करने की कॉन्शियस कमिटमेंट है। जब भावना खत्म हो जाती है तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम नया प्यार पैदा करने के तरीके खोजें। एक बगीचे की तरह जिसकी सावधानी पूर्वक देखभाल की जाती है, वैसे ही अपने रिश्तों के बगीचों को भी संभालना चाहिए। अपने लव्ड वन से कम्युनिकेट करिए, ऑथेंटिक बने रहिए और उनको छोटे मोटे सभी कामों के लिए अप्रिशिएट करते रहिए। अगर आप अप्रिशिएट करते रहेंगे तो वो रिश्ते और मजबूत होते चले जाएंगे। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस भी करते रहिए। एक डायरी बनाइए और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स को लिखते रहिए। जितना आप कृतज्ञता से भरते जाएंगे, आपका मन खुशी से भरता जाएगा और ये खुशी आप अपने रिश्तों में उंडेलेंगे। हीलिंग के लिए आप एफर्मेशन भी बोल सकते हैं। I am worthy of love. I am loving to myself and others. There is an infinite supply of love. I live in balance with others. कुछ योगासन भी हैं जो इस चक्र को संतुलन करने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने अनाहत चक्र को समझा और आशा करती हूँ कि आप अपने हृदय को खोलेंगे और सभी लोगों में प्रेम बांटेंगे। कहीं ऐसा न हो कि मृत्यु के समय आपको ये रिग्रेट हो कि मैं उन लोगों को प्यार दे सकती थी जो डिजर्व करते थे, पर किसी मनमुटाव या अहंकार के कारण उन्हें मैंने प्यार नहीं दिया। तो सबसे प्यार करिए और खूब प्यार बांटिए। तो अगली बार फ्रेंड्स हम विशुद्धि चक्र के बारे में जानेंगे। थैंक यू।